Hello everyone, welcome to video number 2 of this series where we are going to learn everything from basics about the financial markets. ये हमारी वीडियो नंबर 2 रहेगी पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने की। वीडियो नंबर 1 में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखना स्टार्ट किया कि एक्चुअली जो मार्केट है वो है क्या। तो अपन ने जाना था मार्केट बस एक जगह है जहाँ पर हम अपने पैसे का मैक्सिमम रिटर्न जहाँ पर भी मिले कि सेविंग बैंक में, फिर एफडी में, फिर मार्केट में जहाँ पे म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, स्टॉक भी हो सकते हैं। फिर सेकंड चीज़ हमने देखी थी डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक, कि भाई ये दोनों चीज़ होती क्या है। तो अपन ने समझा था स्टॉक कोई भी कंपनी है, ठीक है, जो बिज़नेस करती है, और अगर आपको लगता है कि वो कंपनी आगे चल के उसका बिज़नेस बढ़ेगा, जब बिज़नेस बढ़ेगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, जो फ़ायदा होता है कंपनी को वो बढ़ेगा, और जब कंपनी का फ़ायदा बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपका ख़रीदा हुआ आज का स्टॉक कल 1 साल बाद, 2 साल बाद, जितने भी चल के आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, जब आप खुद से ये ना जान पाओ कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि आज के टाइम पे कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उनका बिज़नेस मॉडल क्या रहने वाला है। अगर आप खुद से ना पता कर पाए तो फिर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं, और म्यूचुअल फंड में जो लोग होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, वो अपॉइंट करते हैं, और वो अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्टॉक्स में सबके पैसे लगाते हैं। जो भी रिटर्न आता है उसमें से थोड़ा सा कमीशन लेके और बाकी आपको रिटर्न देते हैं। तो अपन ने ये डिफरेंस भी जान लिया था म्यूचुअल फंड और स्टॉक में। अब आज का स्टार्टिंग आई एम थिंकिंग आपको थोड़ा सा रेगुलेटर के बारे में बता दूं कि एक्चुअली काम कैसे करता है, और उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, अपन ने एक और चीज़ देखी थी, अपन ने ये देखा था कि अब अल्टीमेटली अगर अपन ये चीज़ दोनों समझ गए तो अगर मुझे म्यूचुअल फंड या मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो फिर मैं कहाँ से करूँ, मैं कैसे करूँ। तो फिर अपन ने बोला था कि सारे स्टॉक्स हैं वो NSE/BSE पे रजिस्टर होते हैं, पर ये दुकान पे अपन डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, इसलिए अपन को ब्रोकर पे रजिस्टर करना पड़ता है। ब्रोकर वो हैं जो आपको स्टॉक्स खरीदने में हेल्प करते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदने में हेल्प करते हैं। और मैंने 2 ब्रोकर्स की, पेटीएम मनी की और एंजल वन की लिंक भी प्रीवियस वीडियो में डाल के रखी है, तो अगर आप चाहें तो उस लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जी, वो अकाउंट जिससे आप ये म्यूचुअल फंड या स्टॉक खरीदते हो उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं, डीमैट अकाउंट, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ अकाउंट खोलना है स्टॉक मार्केट में, उसको डीमैट कहते हैं, आप इतना समझ लीजिए। ये अकाउंट खोलने के लिए आप इनकी जो मैंने लिंक दिया वो उससे खोल सकते हैं, ठीक है। ये रही अपना प्रीवियस डिस्कशन। अब अपन आगे चलेंगे और आज समझेंगे रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हर जो सेक्टर होता है इंडिया में उसका एक गवर्नमेंट का बना। देखिए, अगर ऐसे तो फिर स्टॉक मार्केट में अगर कोई ऊपर इसको देखने वाला ना हो, कोई ऐसे जैसे अगर सरकार नहीं है, पुलिस नहीं है, तो सोसाइटी में फिर लोग एक दूसरे को मारते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, खून खराबा होता रहेगा, चोरी। तो इस ये चीज़ ना हो के लिए क्या बनाया है, पुलिस, ठीक है। यानी अपने सोसाइटी में, फॉर अवर सोसाइटी टू लिव, मतलब फॉर द पीपल टू लिव पीसफुली, देयर इज़ अ लॉ, ठीक है। लॉ बनाए हैं कि ये करना गलत है, ठीक है, कि आप चोरी नहीं कर सकते, आप मर्डर नहीं कर सकते, है ना, आप स्कैम नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग लॉ हैं, और इन लॉ को एनफोर्स करने के लिए कौन है, पुलिस। कि भाई लॉ तो बना दिया गवर्नमेंट ने, अब अगर कोई चोरी करता है कुछ तो वो पुलिस उसको एनफोर्स करती है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बैंक्स की बात करें ना, बैंक्स वो चाहे कोई भी बैंक हो, वो चाहे PSUs यानी गवर्नमेंट के बैंक हों, चाहे वो प्राइवेट बैंक हों। अब ऐसे तो जैसे अपन मान लीजिए SBI एक बैंक है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। SBI बैंक है, HDFC बैंक है ना। मैंने दोनों की एक एग्जांपल ले लिया, बहुत सारे हैं। जैसे इसमें आप PSUs में जाएंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, फेडरल बैंक है, एट्सेट्रा। नहीं, फेडरल बैंक एक्चुअली प्राइवेट, सॉरी। इसमें HDFC है, ICICI है, कोटक है, एट्सेट्रा। तो ऐसे तो अगर
ये लोग सब डिपॉजिट लेते हैं अपन से, अपन सब इन बैंक में पैसा डालते हैं, वो चाहे एसबीआई हो चाहे कोई हो, अपन ने पैसा इनको दिया। अगर कोई इनको ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको देखने वाला नहीं होगा, कोई इनको देखने वाला नहीं होगा, तो ये पैसे का वो कुछ भी कर लेंगे। कि भाई मान लो ऐसे लोगों को ये लोन आगे दे देंगे जो इनके रिश्तेदार होंगे, ठीक है, रिश्तेदार होंगे जिसकी खुद की कैपेसिटी नहीं है लोन लेने की, मगर पता चला 500 करोड़ का लोन दे दिया इसको, और वो सैलरी उसकी पता चला 50,000 रुपये, तो इतना लोन तो ऑब्वियसली नहीं। तो क्या रूल्स होते हैं कि आप किसको कितना लोन दे सकते हो, तो जैसे यहाँ पर सोसाइटी के लिए लॉ रूल बनाए गए, ठीक है, उसको इन्फोर्स करने के लिए, वो लॉ को लागू करने के लिए पुलिस थी। ऐसे ही यहाँ पे भी लॉ गवर्नमेंट ही बनाती, एवरीथिंग द ऑल द लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, इसको भी गवर्नमेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने, इनफैक्ट नॉट इवन द गवर्नमेंट, ठीक है, इट्स नॉट इवन द गवर्नमेंट, इट्स द पार्लियामेंट, द सुप्रीम पार्लियामेंट हु मेक्स लॉज फॉर द नेशन, ठीक है, इसको भी पार्लियामेंट ने बनाया, ठीक है, पर इसको एनफोर्स करने के लिए बनाया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई, जो सारे बैंक्स पे निगरानी रखता है, ठीक है, कि आप लैंडिंग सही से कर रहे हैं कि नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पीएसएल नॉर्म्स होते हैं, ये लेंडर भी होता है ना, जो इनको अगर बैंक्स को पास पैसा कम है और लोन देना है, तो आरबीआई जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है बैंक्स को लेके, उस पर निगरानी रखता है, मतलब उसको एनफोर्स करता है। तो ये एक रेगुलेटर है। ऐसी बॉडीज़ को जो बनाए हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको एक तरीके से अपन रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक है। ये जो बॉडी है ये बनाई पार्लियामेंट के द्वारा ही जाती है, बट पार्लियामेंट इसको फोर्स नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए, ठीक है। ऑन पेपर द पार्लियामेंट कैन नॉट फोर्स दिस बॉडी, ये इंडिपेंडेंट है। आरबीआई के अपने खुद के गवर्नर होंगे, जैसे हेड होता है ना, जैसे अपने सरकार में हेड प्राइम मिनिस्टर, ऐसे आरबीआई का जो जो लीडर होता है उसको गवर्नर बोलते हैं, गवर्नर, ठीक है। ये सिलेक्ट होते हैं, एक बॉडी इनको सिलेक्ट करती है अच्छे से, मतलब प्रॉपर इनका वो देख के, इनकी हिस्ट्री देख के पूरा उनको सिलेक्ट किया जाता है। डिप्यूटी गवर्नर्स हैं 4, तो ऐसे ही पूरी एक बॉडी होती है। फिर बाकी आरबीआई वाले ग्रेड ए ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। ये पूरी बॉडी है जो ओवरव्यू करती है बैंकिंग सिस्टम को पूरे, तो आरबीआई इज़ अ रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम्स इन इंडिया। सिमिलरली इसी लाइन पे, अगर अब पैसा देखिए अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना बैंक्स के पास भी, ऐसे ही जब फिनेंशियल मार्केट आता है, ठीक है, तो फिनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या है डिफरेंस है। फिनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा टर्म है, फिनेंशियल मार्केट ऊपर आता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें से एक चीज़ होती है इक्विटी, जिसको अपन स्टॉक्स बोलते हैं, और म्यूचुअल फंड। ये सिर्फ इसके एक एक हिस्से हैं, इसमें और भी चीज़ें आती हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानने के लिए। तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड जिस पे अपन को फोकस रखना वो ये, इक्विटी मतलब स्टॉक, म्यूचुअल फंड यानी म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसका रेगुलेटर कौन है? इसके रेगुलेटर को बोलते हैं, इसके रेगुलेटर का नाम है सेबी। सेबी, और अगर आप सेबी का फुल फॉर्म पूछेंगे तो इसका है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ मतलब इक्विटी, ठीक है, उसी को बोलते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये है इसका रेगुलेटर। जितने भी लॉज हैं गवर्नमेंट बनाती है, या ये जो डेलीगेशन मतलब इसको बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट मिसिंग आउट दैट टर्म, कौन सा लेजिस्लेशन बोलते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सॉरी वो वर्ड एक्चुअली फंस गया था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, की ये भी रूल बना सकता है। गवर्नमेंट इसको एम्पावर करती है कि बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो आप भी रूल्स बना सकते हैं। तो सेबी रूल्स भी बनाता है, ठीक है। डे टू डे आप कभी देखते होंगे कि आज सेबी ने ये अनाउंस किया, इसके कारण ये इम्पैक्ट होगा, सेबी ने ये अनाउंस किया, ठीक है। और ये ओवरवॉच, ये ओवरव्यू भी रखता है, यानी कोई भी कंपनी अगर जो नॉर्म्स हैं मार्केट में रहने के, अगर वो फॉलो नहीं करती है तो ये उस कंपनी को नोटिस दे सकती है, उसको बैन कर सकती है अगर वो फॉलो ना करे उसके बाद भी। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल बॉडी। ये भी एक बॉडी है, इसके भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे आरबीआई में गवर्नर हुआ, इसमें डायरेक्टर होते हैं ना, ऐसे पूरी बॉडी होती है, तो पूरी की लिस्ट है, ठीक है। तो दिस इज़ द रेगुलेटर ऑफ अवर फाइनेंशियल मार्केट्स, पहली चीज़। तो ये जानना क्यों ज़रूरी है? 2 रीज़न के लिए, कि अगर किसी भी स्टॉक पे, जैसे कंपनी का स्टॉक होगा ना, किसी भी स्टॉक पे अगर सेबी ने कुछ अनाउंस किया है, ठीक है, सेबी ने अनाउंस किया है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेबी अगर बोलता है कि ये वाली जो कंपनी, फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस ही बोल देते हैं ना, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कि जैसे रिलायंस ने फॉलो नहीं किए हैं हमारे नॉर्म्स, ठीक है, तो वी आर, ये क्या है, वो लगा सकता है बैन पीरियड। कैसा कि अब देयर वुड बी
नो ट्रेडिंग, नो नो ट्रेडिंग, नो बाइंग सेलिंग, है ना, आप खरीद नहीं सकते, बाइंग नहीं करते इस स्टॉक पे, है ना, फॉर 10 days, फॉर अ वीक, फॉर, तो मतलब दिस बॉडी हैज़ गॉट द पावर। तो इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये आपने कल के दिन चल के मैंने कोई कंपनी खरीदी है, ठीक है, और उस पर अगर ये कुछ अनाउंस कर रहा है तो आपको तुरंत अपडेट मिलना चाहिए कि इसने कुछ अनाउंस किया, मतलब कोई बड़ी चीज़ है, ठीक है। दैट्स वाई नोइंग अबाउट दिस बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया सभी के बारे में। अब आते हैं अपन अपने बिल्कुल बेसिक्स जो अपन ने लास्ट क्लास छोड़ी थी वहाँ से। अब आज मैं सोचा हूँ आपको क्या बताऊँ, एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ स्टॉक के बारे में, ठीक है। आज अपन समझेंगे नहीं, चलिए आज अपन एक काम करते हैं ना, म्यूचुअल फंड समझ लेते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ना आपको एक बहुत मैं एग्जांपल से समझा सकता हूँ म्यूचुअल फंड। आज अपन म्यूचुअल फंड को ना ओवर कर देते हैं, तो ये चीज़ क्या रहेगी ना, क्योंकि इक्विटी में क्या है ना, मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ेगा आपको कि कंपनी के वो डेटा शीट्स कैसे पढ़ते हैं, Q4 Q1 से लेके Q4 तक के जो रिजल्ट हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो सब मुझे स्टॉक्स में समझाना पड़ेगा आपको, तो इसलिए आज अपन ये ले लेते हैं, ठीक है। देखिए म्यूचुअल फंड में अपन ने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कि जब आपको और हमें ये चीज़ समझ में ना आए कि हम कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कि मुझे रिलायंस में करना चाहिए, ठीक है, कि किसी मान लीजिए टाटा पावर में करना चाहिए, या गवर्नमेंट की नालको है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, ठीक है, इसमें करें, कि हम SBI वाली जो कंपनी है, मतलब SBI का जो वो है स्टॉक है, हम वो ख़रीदें, ठीक है, कि हम क्या लें, रेलवे का कोई स्टॉक ले लें, कंस्ट्रक्शन कंपनी का ले लें, हमें नहीं पता, मैं दिमाग नहीं लगा सकता कि मैं कौन सा लूँ, तो फिर मैं जाता हूँ म्यूचुअल फंड पे, ठीक है। तो व्हेन आई कैन माई सेल्फ नॉट डिसाइड विच कंपनी टू इन्वेस्ट इन, तो मैं फिर म्यूचुअल फंड पे जाता हूँ। अब म्यूचुअल फंड में होता क्या है, मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ, तो इससे ये भी पता चल जाएगा ये काम कैसे करता है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ जो चलाती हैं, जैसे ये भी चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम देखेंगे तो उसमें एक्चुअली स्टार्ट ऐसे होगा, ICICI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, SBI लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है, HDFC, इतना इतना ये वाला एक्सेट्रा नाम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आगे जो नाम लिखा हुआ है ना, ये जो आगे नाम लिखा हुआ है कौन सा, ये SBI HDFC ICICI कोई भी और भी जो है, ये जो कंपनी जिसमें आप जिनको आप पैसा देंगे ना, वो वाली कंपनी है, यानी HDFC एक म्यूचुअल फंड चलाती है, तो ये वो है। अब इसके आगे जो चीज़ लिखी है स्मॉल कैप, इसके आगे लार्ज कैप, कभी आपको वो अलग अलग चीज़ें इसमें मिलेंगी, मैं इसका पहले मतलब समझा देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है। अब देखिए जितनी भी स्टॉक मार्केट में कंपनीज है ना, रिलायंस है, ये जैसे ये कोई भी कंपनी ले लीजिए, ठीक है, इसमें क्या है ना, तीन ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन है। जैसे जैसे अपन बोलते हैं ना कि तासीर होती है, अगर जो लोग हिंदी समझते हैं ना एकदम, कि तासीर होती है किसी भी चीज़ की, हाँ, वो या तो ठंडी हो सकती है या गर्म हो सकती है, ठीक है, ये गर्म है और ये मतलब ऐसा आइस बना हुआ है क्यूब, ठीक है, ठंडी है या फायर है, तो तासीर ठंडी या गर्म हो सकती है। कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे दही है, दही ठंड में आता है, आइसक्रीम, ठीक है, इसमें आती है कि भाई खा लेंगे तो सर्दी हो जाएगी, ये ठंडी चीज़ में आती है। अब गर्म तासीर में क्या आता है, जैसे गुड़, गुड़ आता है ना, और अदरक, जिंजर जिसको अपन बोलते हैं, जिंजर कम्स अंडर दिस, हम बोलते हैं गर्मी में ज़्यादा अदरक वाली चाय नहीं पी, वरना गर्मी हो जाएगी, है ना, ये ठंडी वाले तासीर की चीज़ें, ये गर्म। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन हुआ ना, वी आर जस्ट क्लासिफाइंग दीज थिंग्स ईदर दिस और दिस। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में कंपनीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कैपिटल। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास टोटल में 1 लाख रुपये पूरे शेयर मेरे पास हैं, सिर्फ मान लो 1 रुपये का पर शेयर और 1 लाख शेयर, तो मेरी टोटल वैल्यूएशन कितनी हुई, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि मेरी कंपनी के केवल 100 शेयर हैं, मेरी खुद की कंपनी है, ठीक है, 100 शेयर है, और हर हर शेयर की वैल्यू 1 रुपये चल रही है मेरी कंपनी की, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई, इनका गुणा करो, क्या आएगा, 100 रुपये।
यानी आज मेरी कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है, जो कीमत है मेरी कंपनी की, इसको वैल्यूएशन बोलते हैं, वैल्यूएशन या मेरी इसकी कीमत मेरी कंपनी की, वो कितनी है? 100 रुपये। अब देखिए मैं बिज़नेस करूँगा और आज से मैंने मान लीजिए 10 साल बाद फिर से ये चीज़ देखी, ठीक है, तो मान लीजिए मेरी कंपनी के शेयर उतने ही हैं, ठीक है, आज भी 100 शेयर ही है, मैंने और नहीं निकाले, और अब मेरी कंपनी का शेयर जो है वो मान लीजिए 30 रुपये हो गया है, ठीक है, तो अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3000 रुपये। तो अब मेरी कंपनी की टोटल कीमत या वैल्यूएशन कितनी हो गई? 3000 रुपये। अब मैं और ज़्यादा और आगे अगले और 10 साल बाद मैं अपने इसको देख रहा हूँ, तो मान लीजिए ये 100 रुपये हो गई, तो अब मेरी कंपनी की कितनी कीमत हो गई? 10,000 रुपये। तो कंपनी की कीमत समय के साथ बदलती है, मगर हर समय जो उसकी कीमत है, जैसे आज इसकी कीमत 100 रुपये है, तो बहुत कम है 100 रुपये। अब ये आई 3000 और ये आया 10,000, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ही हूँ सेबी, ठीक है, सेबी मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए मैं ही हूँ सेबी अभी, और मैंने ना खुद एक रूल बनाया है सेबी ने कि अब मेरी आसानी के लिए मैं क्या करूँगा, 1000 से कम जिनकी कीमत होगी उनको मैं स्मॉल कैप यानी कैपिटल, कैप का मतलब है कैपिटल, इसका मतलब है कैपिटल यानी पैसा, स्मॉल कैप जिनके पास कम कंपनी, यानी जिन कंपनी के पास 1000 रुपये से कम है जिनकी वैल्यूएशन आज, वो छोटी कंपनियां हैं, तो इसलिए स्मॉल कैप। 5000 1000 से लेके 5000 तक जो आएंगी उनको मैं बोलूँगा मीडियम कैप या मिड कैप, तो इसको मिड बोल देते हैं, बीच वाली मिड कैप। और मैं बोल दूँगा 5000 से ज़्यादा जिनकी कीमत है कंपनीज की, उनको मैं बोल दूँगा लार्ज कैप यानी लार्ज बड़ी कंपनी है। तो ऐसे अब ये वैल्यू एग्जैक्टली ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये अपन को जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी वैल्यू है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर जैसे मैं वो हूँ, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था ना इसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब होगा क्या, समय के साथ डिफरेंस क्या आएगा आपको देखिए, एक सेकंड, तो देखिए यानी आज की कीमत के अकॉर्डिंग मेरी, अगर ये मैं पहले साल देख रहा हूँ कि मैं आज देख रहा हूँ अपनी कंपनी को, जब मैंने स्टार्ट किया केवल 100 रुपये, यानी इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरी आज कंपनी स्मॉल कैप में आएगी, ठीक है। अब 10 साल बाद जब मेरी कंपनी की कीमत बढ़ जाएगी तो मेरी कंपनी इसके अंदर आने लगेगी, ठीक है, मेरी कंपनी यानी सेबी और मार्केट इसको देखना है, अरे ये तो मीडियम मतलब इसका ज़्यादा पैसा है, और फिर लार्ज कैप यानी सबसे ज़्यादा पैसा, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है समझने के लिए, अपन ने क्यों समझा, ये देखिए ऊपर आइए, जब मैंने बोला था कि म्यूचुअल फंड वाले पैसा लगाते हैं, या जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे तो आप क्या देख के सिलेक्ट करते हैं, तो एक्चुअली जो पहली चीज़ म्यूचुअल फंड में लिखी थी वो रहती है उसकी कंपनी, कि ICICI का है कि SBI दे रहा है आपको फैसिलिटी में। अगला आप देखते हैं ये चीज़ जिसमें लिखा होगा स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप, तो अब आप समझ रहे होंगे इसका मतलब ये है कि जिसमें भी लिखा है स्मॉल कैप, यानी ये ICICI बैंक का वो वाला म्यूचुअल फंड है जो आपका पैसा स्मॉल कैप यानी जो छोटी कंपनीज हैं उनमें लगाएगा। एक होगा जो लार्ज कैप में लगाएगा, तो उसमें लिखा रहेगा आगे लार्ज कैप। एक होगा जिसमें लिखा रहेगा मिड कैप, यानी वो वाला आपके मिड कैप वाली कंपनीज में लगाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप नाम डिसाइड करते हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, देखिए जो लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड होते हैं ना, जो लार्ज कैप वाली कंपनीज़ हैं वो उतना रिटर्न नहीं देती, तो ये आपको लगभग मान लीजिए 12% से 15% रिटर्न तक आप मान सकते हैं। मिड कैप जो है वो आपको 15 से 20% के बीच कहीं पे भी दे सकता है, और स्मॉल कैप जो है ये भी आप इतना ही मान लीजिए 12 से 17-18%। ये मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, अब डिपेंड ये भी करता है, हो सकता है 6 महीने लार्ज कैप जैसे बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हों, गिर गए हों मार्केट में, तो फिर अब आने वाले समय में ये भी आपको 20% दे दें। हो सकता है मिड कैप बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हों, तो आने वाले समय में ये आपको केवल 5% रिटर्न दे, है ना, ऐसा भी होता है। पर मोटा मोटा जब आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आप पैसा लगाते हैं ऐसे लंबे समय के लिए कि भाई 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था छोटे छोटे उसमें लगा सकते हैं कि मुझे गाड़ियों का शौक है, मैं कल चल के फरारी लूँगा, तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा आज से लगा सकते हैं। मैं
मतलब अपने घूमने फिरने के लिए कि मैं जब 30 इयर्स का हो जाऊँगा तो अपनी फैमिली के साथ जाऊँगा एक बड़ी सी लॉन्ग वेकेशन ट्रिप पे, फॉरेन ट्रिप पे, तो उसके लिए आप तो लंबे समय के पैसे के लिए यूजुअली लगाते हो। तो इसमें फिर आपको इतना डिफरेंस नहीं पड़ता कि आप लार्ज में लगाएं, मिड में लगाएं। अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करिए। इंडिया इज़ अ ग्रोइंग नेशन, आप किसी में भी लगाएंगे सारी कंपनीज़ ऊपर ही जाएंगी। म्यूचुअल फंड इज सेफ इन दैट सेंस, ठीक है। ये अपन ने नाम समझ लिए कि म्यूचुअल फंड के जो नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन समझ लिया जो होता है, तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कैसे होता है अपन ने वो समझ लिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू कैसे ऊपर या नीचे होती है, ठीक है, अब वो देखेंगे। अब होता क्या है ना, मान लीजिए अपन इसमें लगा रहे हैं ICICI मिड कैप में, मिड कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है। अच्छा, और यही ICICI ना, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ICICI लिया, इसका खुद का एक स्मॉल कैप भी होगा, ठीक है, यही आपको मिड कैप का भी होगा, और इसमें आपको लार्ज कैप का भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा भी कुछ होते हैं, वो कैसे होते हैं देखिए, वो ऐसे होते हैं, ये जो आएंगे ये आएंगे कंपनीज़ पे, यानी आपके जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज़ हैं ये उसके उसमें क्लासिफिकेशन है कंपनीज़ में। अब कई होते हैं जो गोल्ड पे भी लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे नाम ICICI गोल्ड म्यूचुअल फंड ऐसा करके, ठीक है। कई सिल्वर में भी लगाते हैं, यानी आपको नाम पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वो किस चीज़ पे म्यूचुअल फंड लगेगा, ठीक है। अपन क्योंकि स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं तो अपन को सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप और ये वाले मुझे आपको समझाने ज़रूरी थे, तो मैंने आपको ये समझा दिए हैं कि कल के दिन आप अगर देखें HDFC स्मॉल कैप, तो आप समझ जाए कि जो स्मॉल कैप वाली कंपनीज़ होंगी उन पे लगेगा, मिड कैप मिडिल, और लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनीज जैसे HDFC बैंक हुआ, रिलायंस हुआ, जो प्रीमियम ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं ना, वो उनमें लगता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये वाला है, अब ये वाली कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट आप नेम से समझ रहे होंगे कि ये मिड कैप वाली कंपनीज पे लगाएगा, ठीक है। अब देखिए मिड कैप में ना, अच्छा आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, इंडाइसेस होते हैं। आज आप इंडाइसेस भी समझ लीजिए, क्योंकि इंडाइसेस समझ जाएंगे तो म्यूचुअल फंड भी समझ जाएंगे, और स्टॉक्स में आने वाले समय में स्टॉक्स में भी बहुत आसानी होगी। इंडाइस यानी आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है, मैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूँ। ये अपनी टोमेटो की है, टमाटर के भाव की है, ठीक है, कि टमाटर के पैसे कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए यहाँ लिखिए जनवरी, यहाँ लिखिए फरवरी, यहाँ लिखिए मार्च, ऐसे करते 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 अपन आ जाएंगे दिसंबर तक, ठीक है। अब आपको साल भर में जो भी कीमत चल रही है, जैसे आपने एक दिन डिसाइड कर लिया कि मैं 10वें तारीख को, 10th डेट को, हर महीने की 10वीं तारीख को मैं, हर 10 तारीख को मैं जाऊंगा और जो भी टमाटर का भाव होगा मैं इसमें लिखूंगा। जैसे मान लीजिए ये पर किलो में है, आज चल रहे थे 20 रुपये किलो, ठीक है। अगली बार आप गए आपको मिले 18 रुपये किलो, फिर आपको मिले 25 रुपये किलो, ठीक है, फिर बीच में कभी 30, फिर आप आए तो हो गए 12 रुपये किलो, अल्टीमेटली फिर आपको मिले 20 रुपये किलो, ठीक है। साल भर की टेबल बनी। अब आप इसका एक ग्राफ बनाइए, ग्राफ यानी सिर्फ इसको देखने का तरीका, ऐसा। यहाँ पे आप लिखेंगे कीमत, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। और यहाँ अपन लिखेंगे वही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके दिसंबर तक। अब देखिए जनवरी में कितना था, 20 रुपये था, आपने यहाँ पे बिंदु लगा दी। फरवरी में हो गया 18, थोड़ा सा कम, फिर हुआ 25, फिर हुआ 30, फिर एक बार 12, फिर दिसंबर में मान लीजिए 20। तो अब ये देखिए जनवरी से फरवरी गया कैसे, ठीक है। इसको आप कैसे बनाएंगे, इनको बस ज्वाइन कर दीजिए। आपने बनाई ये सॉरी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बीच में यहाँ कहीं आया होगा, इधर आया, मान लीजिए इधर आया, और फिर ये अल्टीमेटली इतने पे आ गया। तो ये इसको बोलते हैं अपन ग्राफ, जिसमें अपन कुछ नहीं ऐसे बना देते हैं, एक तरफ कीमत है, ठीक है, और ये एक तरफ मंथ है, तो ये इस चार्ट का ग्राफ है। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही अपन ने जो भी इसके ऊपर चीज़ समझी थी ना, तो आप ऐसा समझिए, कैसा बताते हैं। मेरी कंपनी थी
उस कंपनी का आप ये मान लीजिए हर महीने का छोड़िए, आप दिन का ग्राफ बनाइए, ठीक है, कि जैसे आज पहली तारीख है जनवरी की, दूसरी तारीख है जनवरी की, ऐसे करते करते आएगा 31 जनवरी, ठीक है, फिर पहली तारीख फरवरी की, 1 फेब, 2 फेब, ठीक है, करते करते जाएगा। ऐसे ही एक दिन आएगा जब ये आखिरी में पहुंचेगा एकदम 31 दिसंबर, ठीक है, 365 दिन मान लेते हैं साल के, 366 नहीं है, लीप ईयर नहीं है, 365 दिन बनाएंगे। अब आप इस पर प्राइस लिखिए, जैसे अपन ने कंपनी कितने की, 1 रुपये की स्टार्ट की थी ना, कि 1 रुपये का है पर शेयर, ठीक है, फिर धीरे धीरे मान लीजिए 3 रुपये का, नहीं सॉरी इतने जल्दी तो नहीं होता, मान लीजिए 0.95 हुआ, ठीक है, या मैं अगर इसको मैं थोड़े आसान उसमें समझा दूँ, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन होता रहेगा, मैं 1 ना लेके ना इसको 100 मान लेता हूँ, ठीक है। आज मान लीजिए कि कंपनी की कीमत 100 रुपये है, कल वो हो गई 99, फिर हो गई 98.5, फिर हो गई है वापस 99.2, 101, करते करते फ्लक्चुएशन बीच में 130, ठीक है, फिर 130 से वापस 121, और अल्टीमेटली मान लीजिए साल के एंड में ये 118 रुपये थी 31 दिसंबर को, ठीक है। तो अब इसको अगर आप, मैं ऐसा ही बोलूँ कि आप साल भर की एक वो बनाओ, जिसमें यहाँ 1 जनवरी, ये देखो 1 जैन, 2 जैन, ऐसे करते करते आप जाइए यहाँ पे 31वां दिसंबर, यानी 365 यहाँ पे डेटा रहेंगे, और यहाँ पे आपकी प्राइस मूवमेंट रहेगी, ठीक है, ऐसा कि 20, 80, नहीं सॉरी 50, 100, 150, 200। अब आप कंपनी का ना वो डेटा प्लॉट करिए कि 100 पे स्टार्ट हुई, नीचे हुई, ऊपर हुई, ऊपर ऐसे ऐसी ऐसी नीचे में गिरी होगी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ऐसे करते करते आप ग्राफ बनाएंगे, और अल्टीमेटली 31 तारीख को 118 पे बंद हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ ख़त्म हुई और यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अपन को एक साल में कितना रिटर्न मिला होगा इस पर, 118 पे कंपनी बंद हुई, 110 पे हमने खरीदी थी, और 110 पे खरीदी थी इंटू 100, ये प्रतिशत निकल आएगा, यानी 18%, ठीक है, आपको साल भर में मिला। ये ऐसा कैलकुलेट होगा, ठीक है, इससे ग्राफ से। अब देखिए हुआ क्या, अब ये अपन ने किसी एक स्टॉक के लिए लगाया था, दिस इज 1 स्टॉक का ग्राफ, ये ग्राफ है, ये एक स्टॉक का है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक ऐसी टेबल बनाइए, ऐसे ही, अब अपन को बस दूसरी टेबल बनानी है, ठीक है, एक ऐसी टेबल बना रहे हैं अपन जिसमें यहाँ तारीख तो वही रहेगी, जैसे 1 जनवरी, 2 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, ठीक है, मगर यहाँ पे एक कंपनी की कीमत ना लिख के जितनी भी मिड कैप कंपनी है, ठीक है, अब मान लीजिए कि सिर्फ 2 कंपनी है मिड कैप में, ठीक है, मान लीजिए सिर्फ एक मेरी कंपनी है जिसकी कीमत चल रही है पहले दिन जो थी वो 100 रुपये थी, ठीक है, और एक और दूसरी कंपनी मान लीजिए मेरे दोस्त की है, या एक आपकी कंपनी है, उसकी कीमत चल रही थी 500 रुपये, ठीक है। तो अगर हम इनकी कीमत को मिला दें, सारी मिड कैप कंपनी, यानी अभी तो सिर्फ 2 ही है ना, तो सिर्फ 2 ही हैं टोटल में, और है ही नहीं मिड कैप, तो टोटल कीमत क्या होगी इस मिड कैप की, 600 रुपये। यानी इस जो पूरी कंपनी की जो वैल्यू आई ना, पूरी कंपनी को मिला के जो आई, इसको अपन बोल देंगे कि ये है मिड कैप का इंडेक्स। तो इंडेक्स मतलब समझे आप, इंडेक्स होता है सारी उस, यानी मिड कैप, यानी मिड कैप का इंडेक्स, यानी जितनी भी मिड कैप कंपनी है उनकी कीमत मिला दो, सारी कंपनीज की कीमत को जोड़ दो, तो जो भी कीमत आती है वो इंडेक्स कहलाती है उस मिड कैप का। अब रियलिटी में हज़ारों मिड कैप कंपनी है, तो आप सबकी कीमत लिखिए, जो भी इसका आखिरी में वैल्यू आई उसको कहते हैं मिड कैप। तो जैसे भारत में लगभग मिड कैप की अभी वैल्यू चल रही है 12,000, मान लीजिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मतलब चलिए मान लीजिए 12,000 चल रही है, ठीक है, जितनी भी सारी मिड कैप कंपनी है उनकी जो भी 1 तारीख को प्राइस थी उनको जोड़ के 12,000। अब ये थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, करते करते लास्ट में मान लीजिए ये हो गया 18,000, या मैं 18,000 नहीं लिख रहा हूँ वरना फिर एक दिक्कत हो जाएगी बात में, मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए ये हो गया 15,000, ठीक है, 15,000 हो गया। अब इसमें साल भर में कितना रिटर्न कहलाया, देखिए साल भर में कितना कमाया है, 3,000 रुपये, यानी कैसे हुआ ये,
15,000 रुपये अपन को मिले, 12 अपन ने लगाए थे, और इसको मैं मिटा ही देता हूँ, रिटर्न ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, और 12,000 नीचे, ठीक है। यानी ये कितना हुआ, 3,000 बाय 12,000 इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 3 से गया 4 और 4 से गया 25, यानी कितना साल भर में जो पूरे मिड कैप हैं कितना मूव किए, 25%, इंडेक्स 25% हिला। अब देखिए जैसे अपन बोल रहे थे ना, दो कंपनी थी, यहाँ पे आइए वापस इधर, दो कंपनी थी, हमारी 600 है, अगर यही मान लीजिए 900 हो गई ना कल के दिन, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी कंपनी बढ़े डबल 200 हो जाए, ठीक है, आपकी हो जाए 700, ठीक है, तो ये आएगा 900, मान लीजिए हो गया 900। अब देखो इंडेक्स यहाँ से यहाँ देखो कितना अंतर आया, 600 से 900, 300 बढ़ गया, यानी 50% का मूव। तो इंडेक्स जो बढ़ेगा इस केस में वो 50% बढ़ गया, मगर मेरी कंपनी देखो 100 से हो गई 200, यानी 100% बढ़ गई, और आपकी देखो 500 से हुई केवल 700, यानी ये कितना मूव हुआ, 500 का था 250, यानी 50% से भी कम हुआ, लगभग 40-45% बढ़ी आपकी कंपनी। इसका मतलब है टोटल इंडेक्स बढ़ा 50, हमारी कंपनी 100, आपकी कंपनी 45। तो अगर म्यूचुअल फंड कितना बढ़ा ओवरऑल, ये तो इसका मतलब ये नहीं होता इंडेक्स 50% बढ़े तो हर कंपनी 50 बढ़ेगी, नहीं, कोई कंपनी ज़्यादा बढ़ सकती है, कोई, अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता था कि हमारी 50 से 100 से 50 हो जाए और आपकी इतनी बढ़ जाए तो ओवरऑल 50, यानी ओवरऑल 50 बढ़ा है इंडेक्स। तो अब वापस आइए इस एग्जाम्पल पर 25%, ठीक है, 25% बढ़ी है। अब होता क्या है, जो अपन ने यहाँ बात करना स्टार्ट की थी, ऊपर आइए वापस, अब नीचे आइए, मैं आपको दोबारा ही समझा देता हूँ ये सारा, ताकि मिटे ना, मैं आपको दोबारा ही समझाता हूँ ये म्यूचुअल फंड का। तो अब आपको याद होगा, अपन ने ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, कि इंडेक्स है वो 25% बढ़ा है ये वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, कि बहुत सारी कंपनी है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक रोज़ उन सारी कंपनियों के जो पैसे हैं, कीमत है, उनको मिला के स्टार्टिंग में 12,000 आ रही थी और साल के अंत में वो चीज़ 15,000 हो गई, ठीक है, तो 25% रिटर्न निकला है। अब इस बात को समझिए कि सिर्फ मान लीजिए कि अपन ने ICICI या HDFC या SBI किसी भी कंपनी का अगर हमने मिड कैप का म्यूचुअल फंड लिया होता साल के स्टार्टिंग में, ठीक है, पहले दिन, तो आपको 12,000 रुपये नहीं देने हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए। अगर उस इंडेक्स की कीमत 12,000 चल रही है तो आपको 12,000 नहीं देने हैं, ठीक है। हर म्यूचुअल फंड का कितना पैसा लगाना है वो कुछ मिनिमम होता है। आप जब भी म्यूचुअल फंड खोलेंगे ना, कोई भी नाम, जैसे आप ICICI वाला अगर खोलेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि आपको कम से कम, जिसको अपन मिनिमम बोलते हैं, कम से कम जैसे 1,000 रुपये डालने हैं। कई बार वो मिनिमम 5,000 होता है कि आपको पहली बार 5,000 डालने हैं, फिर आप 1,000 डाल सकते हैं, या आपको 1,000 रुपये ही डालना है ना। कई बार 100 रुपये में भी होता है कि आप सिर्फ 100 डाल सकते हैं, और कई में होगा कि 500 रुपये आप डाल सकते हैं हर बार, ठीक है। तो ये जो भी है ये अलग अलग, उसका अलग अलग होता है मिनिमम वैल्यू, तो ये आपको वहीं से पता चलेगा। अब ज़रूरी नहीं कि आपको, जैसे आज उसकी कीमत स्टार्टिंग में 12,000 चल रही थी तो आपको 12,000 डालने हैं, ठीक है। इसने आपको साल भर में 25% दिया, ये आपको साल के बाद में पता चला। अगर मान लीजिए आपने साल के स्टार्टिंग में मान लीजिए केवल 1,000 रुपये वाला लिया होता कि हमें 1,000 रुपये का ही चाहिए, हमें, मैं बस इतना ही पैसे, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडिंग राइट नाउ, मुझे सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, देखने के लिए, सीखने के लिए। तो आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने थे, आप साल भर में कुछ नहीं खरीदे, आपने 1 जनवरी को लगाए थे ये, तो जब 31 दिसंबर आएगा तो आपको इसकी जो कीमत है ना, इसी अमाउंट की, वो आपको दिख रही होगी। अब इसका 25% होगा 250 रुपये, 1,250 रुपये। जो म्यूचुअल फंड में आपने 1,000 रुपये लगाए थे, साल भर में सारी कंपनी जो मिड कैप की थी वो ऊपर नीचे होने के बाद, अल्टीमेटली अगर म्यूचुअल फंड के इंडेक्स ने, ये देखिए ये जो इंडेक्स है यहाँ म्यूचुअल फंड का, मिड कैप का इंडेक्स, सॉरी, अगर उसने 25% दिया है
जैसे अपन ने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया कि सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि 25, तो आपकी जो कीमत है वो 25% बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली आपको क्या देखना है, आपको ना इस, जैसे आपने जैसे मिड कैप में इन्वेस्ट किया ना कि मिड कैप वाला म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आप अकाउंट बना लेंगे ना, तो उसमें एक सेक्शन होता है हर ब्रोकर में जो आपको इंडाइस लिखा रहता है, इंडाइसेस। अगर आपने मिड कैप वाले में इन्वेस्ट किया है तो बस आप उसमें मिड कैप का जो वो आएगा ऊपर नीचे होने का, रोज़ हर टाइम चलता है, वो आप देख सकते हैं। वरना आप अपनी जब प्रोफाइल खोलेंगे म्यूचुअल फंड वाली, तो उसमें ही शाम तक, रात तक, आज जो भी दिन में ऊपर नीचे होगा वो लिखा आ जाएगा कि कितना बढ़ा है या कितना घटा है। तो आपको ये सब भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने म्यूचुअल फंड जहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें ही लिखा आएगा पर रोज़, और ये रोज़ आपको अपडेट मिलेगा। जैसे मान लीजिए पहले पर, जैसे आपने जिस दिन 1 जनवरी को जब 1000 रुपये लगाए थे, मान लीजिए आपने लगाया और इतनी अच्छी किस्मत रही कि वो 1% तुरंत बढ़ गया अगले दिन, तो आपको अगले दिन ही इसकी कीमत 1010 रुपये दिखेगी। आप जब रात को देखेंगे तो आपको 1% बढ़ी हुई कीमत दिखेगी। अब अगले दिन मान लीजिए वो फिर बढ़ गई या फिर कम हो गई, तो रोज़ के दौर पे आपको आखिर में, रात में, म्यूचुअल फंड में दिन में कोई चेंज नहीं आता, आपको यही कीमत दिखेगी अगले पूरे दिन। भले मार्केट ऊपर नीचे चल रहा हो बट आपको यही दिखेगी। रात में 11 बजे के लगभग फिर आपको जो भी मार्केट में दिन भर हुआ होगा उस हिसाब से आपको चेंज वैल्यू उसमें दिखेगी, बदली हुई वैल्यू दिखेगी। तो अब ये अपन ने एक एग्जाम्पल समझा मिड कैप का। अब एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब मान लीजिए आपने अगला लगाया HDFC बैंक के लार्ज कैप में, ठीक है, लार्ज कैप कंपनी का एक म्यूचुअल फंड आपने लिया और मान लीजिए आपने इसमें 10,000 रुपये लगाए और छोड़ दिया, ठीक है। अब 1 जनवरी को नहीं, एक्चुअली आपका क्या माना जाएगा, हम चलिए इसलिए हमने एक और एग्जाम्पल लिया ताकि समझ पाए। मान लीजिए मैंने 17 जुलाई को मैंने पैसे लगाए 10,000 रुपये, किसमें, इसमें। तो मैं रिटर्न तो एक्चुअली क्या है, अगर किस्मत ऐसी रही कि मान लीजिए 1 महीने में 10% बढ़ गया और मुझे 10% ही चाहिए, तो मैं उस दिन निकाल लूँगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि कुछ साल भर में, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ साल भर का। मान लीजिए मैंने 5 साल बाद देखा, ठीक है, 5 साल बाद देखा, किसी भी दिन देखा मैंने, 5 साल जरूरी नहीं, 5 साल बाद कोई किसी भी समय मैंने देखा। अब मेरी 10,000 की कीमत जो है मान लीजिए हो गई है 18,000 रुपये, ठीक है। 5 साल 6 साल में 80% बढ़ गया, मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया है। 5 साल में 80% रिटर्न, यानी साल भर में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। तो मैंने इसको निकाल लेना है, इसको निकाल सकता हूँ। तो इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता कि आपको कब निकालना है, आप 2 दिन बाद भी निकाल सकते हैं, 2 डेज़, 4 डेज़, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 ईयर, 4 ईयर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। जो जो भी चेंजेस अंडरलाइंग एसेट में आती हैं, जैसे मिड कैप में लगाया तो मिड कैप इंडेक्स में जो चेंज आएगा वही आपके म्यूचुअल फंड में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे बोला था कि जो कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड जैसी चीज़ों में भी कई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी तो आपके म्यूचुअल फंड की भी प्राइस ऊपर जाएगी। यदि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत गिरती है तो म्यूचुअल फंड की भी वैल्यू गिरेगी। तो ये म्यूचुअल फंड क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, तो गोल्ड की प्राइस जैसे ऊपर नीचे होगी उस हिसाब से आपकी वैल्यू होगी। ऐसे ही मिड कैप में, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, जिसमें भी आपको म्यूचुअल फंड लगाएगा उस इंडाइस की वैल्यू जितनी ऊपर नीचे होगी उस हिसाब से भी अपनी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। तो दिस इज़ हाउ द होल सिस्टम ऑफ म्यूचुअल फंड्स वर्क। अब अगर ये देखा जाए तो इन करेंट सिनेरियो इन द इंडियन मार्केट आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक तरफ आप मानेंगे लार्ज कैप, एक तरफ आप लिख लीजिए मिड कैप, और एक तरफ लिख लीजिए स्मॉल कैप। देखिए ये जैसा कि मैंने आपको बताया, मोटा मोटा आपको 10 से 12%, मिड कैप मान लीजिए 12 से 14%, और ये मान लीजिए 15 से 18-20%, ठीक है। ये रिटर्न आप यूजुअली एक्सेप्ट करते हैं। अब जब मार्केट गिरेंगे ऐसे ओवरऑल से, अभी पिछले 6 महीने में जैसे इंडियन मार्केट में हुआ है, तो इन सब ने नेगेटिव ही रिटर्न दिया है, -10% के लगभग। बट वो बहुत एक्सेप्शनल केस होता है। ये मैं उससे बोल रहा हूँ कि अगर नॉर्मल ईयर है जैसे मार्केट में जो चीज़ चलती है उसके हिसाब से आपको ये रिटर्न साल भर में देखने मिलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब ये देखिए,
कभी भी, जैसे अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, अगर तो कैपिटल छोटा है, जैसे मान लीजिए 1000, 10,000, ठीक है, 20,000, अगर 20,000 तक कैपिटल है तो फिर किसी एक में इन्वेस्ट करिए, ठीक है, किसी भी एक सेक्टर में करिए। और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में आपको या तो मिड कैप या स्मॉल कैप में लगाना चाहिए, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल बहुत कम है, 20,000 से कम अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें लगाइए, इसमें लगाइए, ठीक है, आधा आधा कर लीजिए कि अगर 10,000 रुपये हैं तो 5 के इसमें और 5 के इसमें, अगर इतना है। अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी कैपिटल है टोटल 5 लाख रुपये, तो और आप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं कि मैं नहीं लगाना चाहता, तो फिर आपको इसको स्प्लिट करना चाहिए। कैसे स्प्लिट करना चाहिए? आपको स्प्लिट करना चाहिए इसको परसेंट में, 30% इधर और 35% इधर, ठीक है, ऐसे आपको स्प्लिट करना चाहिए। या आप इसको अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने इसमें 25% दे, या इसमें आपने 20% दे दिया, ठीक है, बचा 80, तो आपने बोला मैं तो 60 इसमें लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या, और फिर 20 इसमें लगाऊंगा। तो वो आपके ऊपर भी रहता है कि इसमें कितना लगाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला ठीक रहता है, अगर आप एक सेफ उस पर जाना चाहते हैं कि जो आपको रिटर्न भी अच्छा दे और सेफ्टी भी इंश्योर करे, तो 30% लार्ज कैप में लगाएंगे तो उसमें फ्लक्चुएशंस कम होंगे, भले रिटर्न कम हो। मिड कैप और इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, बट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी अपनी ज़्यादा होती है, इसलिए 70% अपना कैपिटल ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लगा हुआ है, और 30% लगा हुआ है कि इन केस मार्केट में फ्लक्चुएशंस आए तो उसको टैकल कर पाए। तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट स्प्लिट, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है। अगर कैपिटल कम है, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो केवल इन पे फोकस करिए, लार्ज कैप पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये आपका मोटा मोटा म्यूचुअल फंड का एक्सप्लेनेशन था। अब क्योंकि अपन ने इतनी देर रह के ये अपन ने इंडाइस जो समझा है वो अपन ने मिड कैप का समझा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लार्ज कैप का इंडेक्स क्या है, तो आप शायद मुझे बता पाएंगे कि भाई लार्ज कैप का इंडेक्स वो इंडेक्स है प्रिंसी जिसमें जितनी भी लार्ज कैप की कंपनीज़ हैं, वो सारी की कीमत, जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सब की कीमत मिला के जो भी एक वैल्यू आएगी, हम उसको लार्ज कैप का इंडेक्स बोल देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। अब ये जो कि हमने अभी आपको 3 जो चीज़ें बताई ना, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये आते हैं कंपनी की साइज़ पे। जैसे मैंने बोला था कि मेरा जो शेयर था वो मान लीजिए 100 शेयर हैं, 1 रुपये में है, तो आज इस कंपनी की वैल्यू 100 है, ठीक है। फिर ये 100 शेयर मान लीजिए ये 30 रुपये हो जाती है, तो 3,000 हो गई, ठीक है। और फिर ये मान लीजिए 100 शेयर 100 रुपये के हो गए, तो अब ये हो गई 10,000। तो ये जो कंपनी की कीमत है, साइज़ है जो टोटल, ये उस पे बेस पे है। इसके अलावा भी एक इंडेक्स बनते हैं, और वो इंडेक्स वो होते हैं जिनको आप सुनते होंगे काफ़ी, आपने लोगों से के मुंह से सुना होगा, इसलिए मैं वो बता ही देता हूँ कि आज अगर इतनी मेहनत हुई है तो आप इतना और समझ ही लें, ठीक है। कुछ और इंडेक्स भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा बैंक निफ्टी, अकेला निफ्टी, या इसको निफ्टी 50 भी कई लोग बोल देते हैं, ठीक है। सेंसेक्स, ठीक है। अब देखिए इनको बस मोटा मोटा समझ लीजिए आप, होते क्या हैं। जो बैंक निफ्टी है, इसमें बैंक्स के स्टॉक हैं, सारे नहीं, कुछ चुने हुए बैंक्स हैं। जैसे इसमें HDFC भी है, ICICI है, SBI है, PNB है, कोटक बैंक है, फेडरल बैंक है, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे बैंक हैं। तो इन सारे बैंकों की जो भी कीमत चल रही होगी आज, मिला के उनकी कीमत जितनी होगी उसको इनने बोल दिया बैंक निफ्टी, ठीक है। भी क्यों करते हैं मैं बताऊंगा, बट समझ लीजिए। अब है निफ्टी 50। अब बात आती है निफ्टी की, तो निफ्टी या निफ्टी 50 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 50 कंपनियां हैं। अच्छा, जैसे इसके तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे बैंक निफ्टी के कि ये सिर्फ बैंकिंग के स्टॉक हैं। निफ्टी में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ बैंक्स के भी हैं, आईटी
जिसको आप कंप्यूटर वाली कंपनी कहते हैं, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब के स्टॉक्स भी हैं। कुछ डिफेंस के स्टॉक्स भी हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल, फार्मा के स्टॉक्स भी हैं, नहीं दवाई जो अपन के लिए बनाती वो भी हैं। कुछ इसमें फर्टिलाइज़र के स्टॉक भी हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र के स्टॉक भी हैं, ठीक है। कुछ इसमें फूड वो वाले ऐप भी हैं, जैसे जोमेटो हुआ, जोमेटो टाइप के भी ऐप जो हैं वो इसमें हैं, ठीक है। तो फूड वाली जो कंपनीज़ हैं वो वाले भी हैं। तो इसमें एटसेट्रा और भी बहुत सारी हैं, बट इसमें कितनी कंपनियाँ हैं? 50 कंपनियाँ हैं। अब ये 50 कंपनियाँ रुकी नहीं, एक ही नहीं रहती ज़िंदगी भर वही 50 हो, ठीक है। ये चेंज होती हैं, बट इतने भी जल्दी चेंज नहीं होती कि एक महीने में हो जाए। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल उस पे चेंज होती हैं। मतलब कि 5 साल मान लीजिए कि 5 अंदाज से मैं बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैं कह रहा हूँ ये ऐसा नहीं होता कि हर महीने चेंज हो जाए। रेयरली चेंज होती हैं, 3 से 4 साल में ऐसा मान लीजिए चेंज होती हैं। इनके जैसे बैंक के 2-3 स्टॉक होंगे, आईटी के 2-3 स्टॉक होंगे, डिफेंस के 2-3 स्टॉक होंगे, फार्मास्यूटिकल के 2-3 होंगे, इसके होंगे, ऐसे और भी जो होंगे उनके। इन सब के स्टॉक की जो कीमत मिला के आएगी वो इनने बोल दी निफ्टी 50। इसकी जो कीमत आज चल रही है वो लगभग चल रही है 24,400 के लगभग, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो चल रही है वो चल रही है 55,800 के लगभग, मतलब 56,000 के लगभग ये इनकी कीमतें चल रही हैं। और सेंसेक्स में भी एक्चुअली ऐसा ही फॉलो होता है सारे, कि कुछ बैंक्स के होंगे, कुछ आईटी के होंगे, ये सिमिलर टाइप में ही है ये वाला, कि कुछ बैंक्स, आईटी, डिफेंस, फार्मा, ये इसकी कीमत जो है वो लगभग 80,000 के लगभग चल रही है, 81,000 के लगभग 80,000 इसकी कीमत इतनी चल रही है सेंसेक्स की। सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो। 80,000 के लगभग चल रही है। अब ये एक्चुअली है क्यों, ये मैंने आपको क्यों बताया। होता क्या है ना, जब आप मार्केट देखते हैं ना, तो आज मार्केट कितना बढ़ा या उठा कैसे बोलेंगे। अब एक कंपनी के उस पर तो नहीं कह सकते। मान लीजिए रिलायंस जो है मान लीजिए आज 5% ऊपर उठा, ठीक है, एक दिन में, मगर हो सकता है सिर्फ ये, बाकी पूरा मार्केट गिरा हो जिसमें अलग अलग स्टॉक बहुत ज़्यादा निगेटिव हो, तो आप ये तो ना बोलेंगे कि मार्केट बहुत अच्छा गया, 5% मार्केट ऊपर था। नहीं, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक आध स्टॉक ही है, बाकी सब तो मान लीजिए नीचे हैं। तो फिर हम कैसे बताएंगे? उसकी दिक्कत सॉल्व करने के लिए इंडाइसेस बनाए गए थे, कि मान लीजिए बैंक निफ्टी आज दिन भर के बाद अगर बैंक निफ्टी 1% ऊपर था, अगर आज दिन भर मार्केट चलने के बाद बैंक निफ्टी 1% ऊपर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मोटा मोटा ज़्यादातर जो बैंक्स वाले स्टॉक हैं ना, वो 1% ऊपर थे। क्यों? क्योंकि इसमें से बैंकिंग के स्टॉक्स हैं ज़्यादातर, और अगर ये पूरा इंडेक्स ही 1% ऊपर था, इसका मतलब बैंक्स के स्टॉक आज 1% ऊपर थे। अब ऐसे ही देखा जाए तो निफ्टी का अगर हम बोलें कि आज 1% नीचे थी मान लीजिए, तो इसका मतलब ये है कि मोटा निफ्टी वाले स्टॉक्स ये थे, यानी मार्केट 1% नीचे। ये अलग अलग दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तो मतलब ये होता है। तो अगर आपको ये देखना है कि आज का मार्केट कैसा रहा, जो आप सुनते होंगे ना कि आज मार्केट कैसा था, आज मार्केट कैसा रहा, तो वो चीज़ बताई जाती है इंडेक्स से, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स, ये दो। क्यों? क्योंकि निफ्टी में भी अलग अलग चीज़ के स्टॉक हैं, बैंक के भी हैं, आईटी के भी हैं, फार्मास्यूटिकल के भी हैं, डिफेंस के भी हैं। सेम सेंसेक्स में भी अलग अलग चीज़ों के हैं, डिफेंस के भी हैं, फार्मास्यूटिकल के भी हैं, आईटी के भी हैं, ये भी। तो ये जो चीज़ है ना, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये आपको बताते हैं कि आज मार्केट ऊपर था या नीचे। अगर निफ्टी पॉजिटिव था, बंद होने के बाद पॉजिटिव बंद हुआ है, तो सेंसेक्स भी पॉजिटिव बंद होगा, मोटा मार्केट ऊपर था। जिस दिन ये दोनों दिन नेगेटिव रहेंगे, इसका मतलब है कि मार्केट आज मोटा नीचे था। अब मैंने बैंक निफ्टी क्यों नहीं बोला, जो मैंने यहाँ आपको बताया था, ये बैंक निफ्टी क्यों नहीं बोला यहाँ से, क्योंकि बैंक निफ्टी बैंक्स का स्टॉक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसमें बैंक्स वाले स्टॉक, तो हो सकता है ना कि आज आरबीआई ने, जो अपन ने भी बात की थी ऊपर की रेगुलेटर है, उसने ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया हो सारे बैंक्स के अगेंस्ट, ऐसा कोई रूल बना दिया हो जिससे बैंक्स के स्टॉक नीचे गिरा हो। तो बैंक नीचे गिरने का मतलब है बैंक निफ्टी नीचे होगा। ये एक सेक्टर का इंडेक्स है, सेक्टर इंडेक्स। सेक्टर मतलब बैंक का सेक्टर अलग, फूड का सेक्टर अलग, आईटी का सेक्टर अलग। जैसे मान लीजिए आईटी है,
ये बैंक का है, ठीक है। ऐसे अलग अलग सेक्टर, ये फार्मा का सेक्टर मान लीजिए, ये फार्मा है, ऐसे सेक्टर हैं जो निफ्टी और सेंसेक्स हैं। ये ओवरऑल मार्केट है, ओवरऑल मार्केट, सारे सारे अलग अलग इंडेक्स को मिला के ओवरऑल मार्केट इंडेक्स हैं, ठीक है। जैसे बैंक भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, डिफेंस के भी स्टॉक हैं, आईटी के भी, ये ओवरऑल हैं। इसलिए मार्केट बढ़ा या चढ़ा इससे देखते हैं। अब एक सेक्टर बढ़ा के चढ़ा, जैसे आज बैंक्स के लिए क्या अच्छा दिन था, क्या आज आईटी कंपनी के लिए अच्छा दिन था, क्या आज फार्मास्यूटिकल, तो इनके इंडिपेंडेंट बना और उनको बोलते कुछ नहीं। जैसे बैंक के इसको बोल दिया कि बैंक का निफ्टी, ठीक है। बाकी आईटी को बोल देंगे कि आईटी का इंडेक्स, आईटी इंडेक्स। फार्मा को बोल देंगे फार्मा का इंडेक्स। इसमें क्या होगा, फार्मास्यूटिकल की जितनी भी कंपनी होंगी उन सबको मिला लो तो फार्मा बन गया। आईटी की जितनी कंपनी होंगी उनकी कीमत मिला के बोल दो आईटी का इंडेक्स। बैंक का अपन ने अभी देखा कि जितने भी बैंक्स हैं उनको मिला लो बैंक। तो किसी एक दिन आईटी के लिए अच्छा दिन हो सकता है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा। हो सकता है उसी दिन बैंक्स के लिए ख़राब दिन हो, ठीक है, तो बैंक्स के लिए वो दिन ख़राब होगा। मान लीजिए फार्मास्यूटिकल के लिए भी आज अच्छा दिन था कि फार्मा कंपनीज के लिए सरकार ने कुछ बढ़िया स्कीम लाई, तो उसके भी स्टॉक ऊपर होंगे। तो ये होते हैं सेक्टर के इंडेक्स, अलग अलग सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर, बैंक है, तो ये अलग अलग दिन अलग अलग बिहेव कर सकते हैं। किसी दिन कोई सेक्टर अच्छा, किसी दिन कोई, ऐसे ऑटो सेक्टर भी होता है। ऑटो यानी आपकी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, बजाज, महिंद्रा, टाटा, ये इनका सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं। अब ये सारे देखने के लिए आपको, अब आपको अपने जब वो आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो उसमें आप ये सब देख पाएंगे अलग अलग चीज़, ठीक है। मुझे काम है आपको समझाना कि जब आप वो ऐप खोलें, जब आप देखो तो आपको हर चीज़ समझ में आए। तो आज अपन ने सेक्टर इंडेक्स भी देख लिया, और ओवरऑल मार्केट के लिए क्या देखेंगे, बोलिए ज़ोर से बोलिए, निफ्टी और सेंसेक्स। क्यों? क्योंकि इसमें सारे सेक्टर हैं, इसमें बैंक भी आता है, आईटी भी आता है, ये भी आता है, वो भी, ऐसे ही इसमें भी बैंक आता है, आईटी आता है, फार्मा आता है, अलग अलग सेक्टर आते हैं। ये हैं ओवरऑल मार्केट इंडेक्स और ये हैं इंडिपेंडेंट सेक्टर इंडेक्स, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि शायद ये वीडियो लगभग आपको 50 मिनट 55 मिनट के लगभग मिलेगी, पर आपको शायद ये चीज़ समझ में आई होगी कि अपन हर एक चीज़ कितना डिटेल में कर रहे हैं, यानी और कितने स्क्रैच से कर रहे हैं। जिसको बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, उसको हर चीज़ समझ में आ रही होगी। तो आज बस अपन ये देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या सीखा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। अपन ने डिस्कशन अपना स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड से, कि म्यूचुअल फंड की कैसे कीमत देखते हैं, किस में लगाना है वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जब आप अपने ऐप में देखेंगे तो आपको ऐसे मिलेंगे नाम से, कि कंपनी का नाम और फिर वो किस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज आप समझ गए होंगे। अब मैं अगर स्मॉल कैप बोलूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी स्मॉल कंपनी जिनकी आज की वैल्यूएशन कम, मतलब टोटल वैल्यू कंपनी कम है, उन सब की कीमत मिला लो तो उसको बोलते हैं स्मॉल कैप। फिर मिड कैप, लार्ज कैप, तो ये और ये कंपनी सारे ICICI के भी तीनों होंगे, स्मॉल, लार्ज, मिड, SBI के भी, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं आता। मान लीजिए ICICI का स्मॉल कैप आपको साल भर में 20 देगा, तो SBI 18 या 19 देगा, HDFC 21 देगा, मतलब अंदाज से इधर आसपास ही होता है, 1-8% का अंतर होता है। फिर अपन ने जाना, पहले सबसे पहले यही जाना कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को कैसे डिफाइन करते हैं, एक एग्जाम्पल की तरफ से जाना, ठीक है। उसके बाद अपन आए कि इंडेक्स क्या होता है, कि मिड कैप इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। तो भाई अगर सारी कंपनीज़ की जो कीमत थी मिड कैप की वो मिला लो, तो 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक ऊपर नीचे रोज़ ऊपर नीचे होगा, और साल भर में उसने कितना रिटर्न दिया वो ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एक स्टॉक के लिए करेंगे और फिर पूरे इंडेक्स के लिए अगर करेंगे, ठीक है। मिड कैप की कंपनी अपन ने मान के चलते कि 2 कंपनी है तो ऊपर नीचे के आए, मान लीजिए आप जितने भी मिड कैप में होंगी हज़ारों कंपनी, उनको आप लिस्ट करो और फिर उसके बाद कितना रिटर्न आया वो। तो अब आपका अगर मिड कैप है तो वो मिड कैप वाले इंडेक्स, सारे इंडेक्स ने साल भर में कितना रिटर्न दिया, 25%। इसमें से मान लीजिए 2-3% का वो कमीशन लेंगे और आपको 18 से 20% का एक साल में रिटर्न मिल जाएगा। ये मिड कैप का था, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और मैंने अब ये भी आपको समझाया कि अगर उसकी कीमत जैसे 12,000 चल रही है तो आपको 12,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। हर म्यूचुअल फंड का अलग मिनिमम वैल्यू होती है कि आप 1,000 रुपये डाल सकते हैं, 5,000 रुपये डाल सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ एक बार खरीदना है। अगर आप रोज़ 100 रुपये डालना चाहें डाल सकते हैं, हर महीने आप 1,000 रुपये डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने समझ लिया। उसके बाद अपन ने ये भी समझा कि ऐसे ही म्यूचुअल फंड लार्ज मिड और उसके लिए क्या होता है, ऐसे गोल्ड के लिए भी होता है कि गोल्ड वाले जिसमें लिखा रहेगा ICICI, मान लीजिए ICICI गोल्ड प्रूडेंट म्यूचुअल फंड, तो उसमें गोल्ड की प्राइस के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है।
फिर अपन ने एक और चीज़ समझी कि मोटा मोटा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कितना रिटर्न देते हैं। लार्ज कैप कम देता है, स्टेबल कंपनीज होती हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े ज़्यादा देते हैं। अगर आपके पास कैपिटल कम है, कम पैसे हैं, तो फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाइए ताकि आपकी कैपिटल जल्दी ग्रो हो। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी अमाउंट है तो फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक प्रोपोर्शन में 30%, 35 और 35%। ठीक है, ये दोनों आपकी ग्रोथ इंश्योर करेंगे, फास्ट ग्रोथ, और ये आपकी स्टेबिलिटी देगा। एक चीज़ अब अपन ने थोड़ा इंडेक्स के बारे में भी समझा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये स्टॉक्स में बहुत काम आएगा इंडाइसिस। तो इंडाइसिस कैसे हैं? मेन ओवरऑल मार्केट को अगर आपको देखना है तो निफ्टी और सेंसेक्स देखेंगे, क्योंकि निफ्टी में भी अलग अलग, जैसे डिफेंस के भी स्टॉक हैं, बैंक्स के भी हैं, आईटी के भी हैं, अलग अलग चीज़ के, सेंसेक्स में भी। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल मार्केट। तो ओवरऑल मार्केट के लिए जो अपन ने इसी क्वेश्चन का ना, आज मार्केट कैसा रहा, ओवरऑल देखना है तो निफ्टी और सेंसेक्स देखेंगे। और अगर आपको सेक्टर देखना है कि आज बैंक्स ने कैसा परफॉर्म, यानी यार बैंक्स के क्या स्टॉक ऊपर थे, या आईटी कंप्यूटर वाली कंपनीज़ के कैसे थे, या फार्मास्यूटिकल दवाई बन, तो वो फिर अपन इनके इंडिपेंडेंस इंडेक्स देखते हैं कि बैंक्स के सारे आज कैसा ऊपर रहा, नीचे रहा। तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं दिन के, कि आईटी के लिए आज अच्छा रहा, बैंक्स के लिए खराब रहा, फार्मास्यूटिकल्स के लिए अच्छा रहा, ऑटो के लिए अच्छा रहा। तो ये एक अपन ने इंडेक्स का ओवरव्यू लिया। तो आज इस वीडियो में अपन ने म्यूचुअल फंड पूरा समझ लिया है, इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो समझ लिया है, और अलग अलग सेक्टर इंडेक्स और ओवरऑल मार्केट इंडेक्स क्या होता है वो भी समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से, तो ये अपना हो गया म्यूचुअल फंड। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टॉक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या होगा, जैसे जैसे अपन स्टॉक्स पढ़ेंगे ना तो आपको और क्लियरिटी आएगी कि स्टॉक की प्राइस जब ऊपर नीचे होती है तो उससे ओवरऑल इंडेक्स कैसे चेंज होता है, और उससे म्यूचुअल फंड की भी वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है, होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगती है, आपको समझ में आए, देन डू कमेंट इन द वीडियो and do like the channel, subscribe to it, share it with your friends who don't understand the market functioning, and yes, show your support. Thank you, wishing you good health. Bye bye.